नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया है। इस परेड में पीएम मोदी ने शिरकत की। पीएम साबरमती रिवर फ्रंट पर सी प्लेन सर्विस की भी शुरुआत करेंगे। सीधे चलते हैं केवड़िया, जहां सरदार पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो केवड़िया से ये सीधी तस्वीर, जहां पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। आजादी के बाद भारत के एकीकरण के लिए उनका योगदान अतुलनीय रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी योगदान को सम्मान देने के लिए गुजरात पहुंचे, शीश नवाया, जल अर्पित करने के साथ पुष्पांजलि की गई। आदिकाल के गणेश जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों ने अपने घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले ये साहसिक आदिवासी, गुजरात में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक और वैविध्य नृत्य के लिए प्रचलित हैं और यही विशिष्ट नृत्य हमने यहाँ पर देखा।
मास्क पहनकर और एक दूसरे को स्पर्श किए बिना ये आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय थी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा अकिंचन व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के यही एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पर उनकी जमा राशि थी सिर्फ 263 रुपए, जिसने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। वे लौह पुरुष भी इसलिए कहलाए क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका शिस्त, उनका अनुशासन भी लोहे की तरह सख्त था। इस प्रतिमा के आधार स्तंभ में भले ही लोहा हो, पर हमारे सरदार की प्रतिभा के आधार स्तंभ थे सादगी, त्याग, निस्वार्थ वृत्ति और चारित्र्य। ऐसे कर्मयोगी राजपुरुष को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन आज इन्हीं की प्रतिमा के सन्मुख है। तब आइए उन्हीं की वाणी सुनकर उनकी साक्षात उपस्थिति को महसूस करते हैं। 12 अक्टूबर 1947 को दशहरे के उपलक्ष्य में भाषण देते हुए उन्होंने संगठित हिंदुस्तान का आह्वान किया। दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो। और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उससी मुसीबत होती है। जितना होना भी तेज इससे ज्यादा हो जाती है। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका। और चलिए अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की तरफ। तो बिहार चुनाव में वादों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम लाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी बहाली की जाएगी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों की डिग्री जांच कर उनका इंटरव्यू लेंगे और फिर बिना लोक सेवा आयोग में गए ही उनकी सीधी बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इसी तर्ज पर हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधार के लिए काम किया गया है। और सुरजेवाला ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर लोगों को राइट टू हेल्थ की सुविधा दी जाएगी। सरकार जिस दिन बनेगी, ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, यानी अगर हमें एमबीबीएस की जरूरत है, गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत है, डेंटिस्ट की जरूरत है, हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है, वो आए, अपनी उनकी डिग्री की वैधता की जांच करवाएं, वहीं उन्हें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज में इंटरव्यू कोई कर लेगा और साथ की साथ नियुक्ति पत्र दे देंगे। उसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरजेंसी है। नर्सेज की कैपेबिलिटी की थोड़ी जांच और बेहतर होती है, वो भी कर ले। हमने ये काम हरियाणा में किया था, मैं इसलिए आपको ये बताया। जब तक स्पेशलाइज्ड स्टाफ, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, नर्सेज, रेडियोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट एंड रेगुलर डॉक्टर ये उपलब्ध नहीं होंगे, भूल जाइए भाजपा और कांग्रेस को एक बार इस पत्रकार गोष्ठी में, तब तक स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी नहीं। इलाज करने वाला तो चाहिए ना, और इसीलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे, इसीलिए हमने कहा कि हम राइट टू हेल्थ लोगों को देंगे। दानापुर विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को उतारा गया है। साथ ही फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। फ्लैग मार्च में बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएसएफ की टुकड़ियां शामिल रहीं। इसके जरिए निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की लोगों से अपील की गई। फ्लैग मार्च का जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। दानापुर विधानसभा सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन के लिए अहम है और उसके लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पर अर्धसैनिक बल को लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी संख्या में अर्धसैनिक बल बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएसएफ और
कई एक टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद है जो अभी जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं और यहाँ पर एएसपी दानापुर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रशासनिक कदम है जो इलेक्शन के समय उठाया जाता है और इसका उद्देश्य है मतदाताओं में एक विश्वास बहाली और उनको प्रोत्साहित करना कि अधिक से अधिक संख्या में आकर वो मतदान करें। और प्रशासन जो है निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। काफ़ी संख्या में बल है, कितना बल है? और तकरीबन 450 अर्धसैनिक बल हैं और 3 थानों की पुलिस है, तो तकरीबन 500 का फोर्स है। फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में डर ना रहे, लोग बूथ पे पहुंचे और अपना मतदान स्वच्छ रूप से और निष्पक्ष रूप से बिना डरे, किसी से डरे, वो अपना मतदान कर सकें। इसके लिए ये लोग जो है मौजूद हैं और ये लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बीएसएफ के ये जवान हैं जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है और अभी चुनाव में यहाँ पर आई है। लोगों के बीच डर जो है वो भय को दूर करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ये फ्लैग मार्च दानापुर के लोगों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो खबरें भी और भी, फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। साथियों, मैं कल दोपहर ही केवड़िया पहुंच गया था और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय में मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर ये स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए।
तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद के केवड़िया, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सफल विश्व में, सम्मानित जो सफल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, गुलामी के कालखंड में भी सुब्रमण्यम भारती जी का विश्वास देखिए, वो भाव प्रकट करते हैं, आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। भारत के लिए इस अद्भुत भावना को आज हम यहां मां नर्मदा के किनारे सरदार साहब की भव्य प्रतिमा की छांव में और करीब से महसूस कर सकते हैं। भारत की यही ताकत हमें हर आपदा से, हर विपत्ति से लड़ना सिखाती है और जीतना भी सिखाती है। आप देखिए, पिछले साल से ही जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया, पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा। ये आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने, 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है, वह अभूतपूर्व है। इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लक्षद्वीप, अटक से कटक, कच्छ से कोहिमा, त्रिपुरा से सोमनाथ, 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया, एकता का जो संदेश दिया, उसने 8 महीने से हमें इस संकट के सामने जूझने की, लड़ने की और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। देश ने उनके सम्मान के लिए दिए जलाए, सम्मान व्यक्त किया। हमारे कोरोना वॉरियर्स,
हमारे अनेक पुलिस के होनहार साथियों ने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आजादी के बाद मानव सेवा के सुरक्षा के लिए जीवन देना इस देश के पुलिस बेड़े की विशेषता रही है। करीब करीब 35,000 मेरे पुलिस बेड़े के जवानों ने आजादी के बाद बलिदान दी है, लेकिन इस कोरोना कालखंड में सेवा के लिए, दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए मेरे पुलिस के बेड़े के जवानों ने, कईयों ने सेवा करते करते खुद को ही समर्पित कर दिया। इतिहास कभी इस स्वर्णिम पल को कभी भुला नहीं सकेगा और पुलिस बेड़े के जवानों को ही नहीं, 130 करोड़ देशवासियों को पुलिस बेड़े के वीरों के एक समर्पण भाव को हमेशा नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, ये देश की एकता की ही ताकत थी कि जिस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मजबूर कर दिया, भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसे ही एकजुटता है जिसकी कल्पना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, विपदाओं और चुनौतियों के बीच भी देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे, बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था। उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी, उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था, उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा है। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है और भव्य राम मंदिर को बनते भी देख रहा है। साथियों, आज हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी है और सक्षम भी हो, जिसमें समानता भी हो और
संभावनाएं भी हो। सरदार साहब भी कहते थे, और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था, वो कहते थे। साथियों, किसान, मजदूर, गरीब सशक्त तब होंगे जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है, और इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन साथियों, प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।